रैना ने जब अपना फ़ोन देखा तो कॉलर आईडी पर उसकी सौतेली माँ इला का नंबर फ्लैश हो रहा था। फ़ोन आंसर करते ही उसे सामने से इला की चिंता भरी आवाज़ सुनाई दी। रैना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जितना जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। इला की घबराई हुई आवाज़ सुनते ही रैना टेंशन में आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक तो है? लेकिन इला इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि वो कुछ भी क्लियर नहीं बता पा रही थी। इला ने रिक्वेस्ट की, रैना प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ जल्दी आओ। इतना कहते हुए इला रोने लगी। रैना ने जल्दबाजी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। रैना ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट की और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, रैना ने देखा कि इला हैरान, परेशान और घबराई हुई सी सोफे पर बैठी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। रैना ने घबराकर चारों तरफ देखा और टेंशन से पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? और पापा कहाँ हैं? इला भले ही रैना की सौतेली माँ थी, लेकिन उन दोनों के बीच का रिश्ता देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो दोनों सगी माँ बेटी नहीं थी। रैना के मुंह से अपने पति का जिक्र सुनते ही इला की रुलाई फूट पड़ी। रैना ने इला को शांत करवाया और उसे एक गिलास पानी पीने के लिए दिया। कुछ देर बाद जब इला नॉर्मल हुई तब उसने कहा, रैना बेटा, ऋतिक बहुत ही ज्यादा दुष्ट आदमी है। उसने इस बात की भी कदर नहीं की कि तुमने उसकी परेशानी में हमेशा उसका साथ दिया। जब उसकी कंपनी डूबने के कगार पर आ गई थी तब भी तुम उसके साथ खड़ी थी। इला इतना ज्यादा परेशान थी कि उसने न जाने कहां कहां की बातें करना शुरू कर दिया था। रैना ने इला की पीठ सहलाते हुए बड़ी ही शांति से पूछा, मम्मी, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। आप पहले ये बताइए कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी परेशान हो गई? इला की बात सुनते ही इला की आंखों में फिर से आंसू आ गए। इला ने कहा, उस आदमी ने तुम्हें ही नहीं छोड़ा बल्कि तुम्हारे पापा को भी जेल पहुंचा दिया है। इला के मुंह से ये सुनते ही रैना झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसने अविश्वास से इला की तरफ देखा तो इला ने आगे कहा, मैं सच बोल रही हूँ। उस एहसान फरामोश लड़के की वजह से तुम्हारे पापा इस वक्त जेल में हैं। उन पर गबन का झूठा इल्जाम लगाया गया है। क्या? रैना को एक पल के लिए अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सवालिया नजरों से इला की तरफ देखा तो इला ने हाँ में अपना सर हिला दिया। रैना टेंशन से यहाँ से वहाँ घूमने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। कुछ देर बाद रैना ने धीमी आवाज में कहा, मैं ऋतिक से बात करती हूँ। भले ही रैना और ऋतिक के बीच का रिश्ता टूट चुका था, लेकिन उनके बीच का रिलेशन काफी लंबे वक्त चला था। रैना को इस बात का पूरा विश्वास था कि ऋतिक इतना ज्यादा बेरहम नहीं हो सकता। रैना ने तुरंत ही पर्स से अपना फोन निकाला और ऋतिक का नंबर डायल कर दिया। जल्दी ही कॉल कनेक्ट भी हो गई। ऋतिक के कॉल आंसर करते ही रैना ने रिक्वेस्ट की, ऋतिक, तुम मेरा गुस्सा मेरे पापा पर मत उतारो। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। रैना रिक्वेस्ट कर ही रही थी कि उसे सामने से ऋतिक के ठहाके सुनाई दिए। रैना को एक पल के लिए अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ऐसी सिचुएशन पर ऋतिक उसका मजाक उड़ाएगा। ऋतिक ने कहा, देखो यार, जो भी कुछ हुआ है उसके लिए किसी के सर पर तो मुझे ब्लेम रखना ही था। तो मुझे लगा कि इस काम के लिए तुम्हारे पापा से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता है। रैना ऋतिक की बेशर्मी पर हैरान थी। वो ऋतिक से रिक्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन ऋतिक की बातों ने रैना को रुकने पर मजबूर कर दिया। रैना को समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या करे। कुछ देर की खामोशी के बाद सामने से ऋतिक की आवाज़ सुनाई दी, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पापा को बाहर निकलवा सकता हूँ। ये सुनते ही रैना की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी। इससे पहले कि वो इस बात पर खुश होती, ऋतिक की अगली बात ने उसके दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। उसके लिए बस तुम्हें 5 साल तक मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहना होगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे पापा को आज ही छुड़वा सकता हूँ। ऋतिक की बेशर्मी भरी बात सुनते ही रैना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस लड़के से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, जिसके लिए उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की थी, वो इतना बेशर्म और गिरा हुआ हो सकता था।
वो रहना कोई नहीं बल्कि उसके सपनों की उड़ान और उसकी आत्मा सब कुछ अपनी कैद में रखना चाहता था। रहना गुस्से से कांप उठी और चिल्लाते हुए बोली, ऋतिक, अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। ऋतिक ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, लिमिट्स? सीरियसली डार्लिंग, तुम हमेशा से जानती थी कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, उसके बावजूद तुम मुझसे ये सब कह रही हो। रहना ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैं तुम्हारे इस प्रपोजल को रिजेक्ट करती हूँ। मुझे किसी आदमी की दूसरी औरत बनने का कोई शौक नहीं है। रहना की बात सुनते ही ऋतिक सीरियस हो गया और उसने रहना का मजाक उड़ाते हुए कहा, तब तो बेहतर होगा कि तुम अपने पापा के लिए कोई अच्छा सा वकील ढूंढ लो, क्योंकि उनकी गबन की गई रकम इतनी बड़ी है कि उन्हें कम से कम 10 साल तो जेल की चक्की पीसनी ही पड़ेगी। रहना ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपने पापा के लिए देश का बेस्ट लॉयर अपॉइंट करूंगी। ये सुनते ही ऋतिक का घमंड भरा ठहाका सुनाई दिया। उसने मॉकिंग टोन में कहा, तुम्हारा मतलब वर्चस्व से है? तुम शायद भूल गई कि मैं उसकी बहन से शादी करने वाला हूँ। उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी मदद करेगा? रहना को इतना जोरदार गुस्सा आया कि उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका मन तो ऋतिक का मुंह तोड़ने का कर रहा था, पर वो बस इस वक्त बेबस थी। रहना के पास ऋतिक की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, रहना बेबी, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम अपने पापा की जान की भीख मांगते हुए मेरे कदमों में पड़ी होंगी। रहना ने अचानक फोन रख दिया। वो इससे ज्यादा इस गिरे हुए आदमी की बकवास नहीं झेल सकती थी। इला, जो अब तक चुपचाप बैठी हुई ऋतिक और रहना की बातें सुन रही थी, उसने गुस्से से कहा, ये दुष्ट आदमी, इसके नीचे गिरने की कोई लिमिट ही नहीं है। इला ने आगे बढ़कर रहना के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, रहना बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा उसे तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने देंगे। गुस्से और बेबसी की वजह से इला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वर्चस्व खुराना की बहन ऋतिक से शादी करने वाली है, ऐसे में वो हमारी मदद क्यों करेंगे? ये सुनकर रहना भी थोड़ी मायूस होने लगी। तभी इला ने कहा, कोई बात नहीं रहना, इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सलूशन तो जरूर होगा। रहना ने अपना सर नीचे झुका लिया और थोड़ी देर बाद उसे धीमी आवाज में कहा, मैं एक बार मिस्टर खुराना से मिल चुकी हूँ। मुझे वो काफी सुलझे हुए इंसान लगे। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। इला ने अविश्वास भरी नजरों से रहना की तरफ देखा। वो एक बहुत ही समझदार स्त्री थी। इला ने नोटिस किया कि रहना के अंदर से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। उसने एक जेंट्स कोट पहना हुआ था, जिसे देखकर इला को सिचुएशन का थोड़ा अंदाजा तो हो ही गया था कि क्या हुआ होगा, पर उसने इस बारे में रहना से कुछ नहीं पूछा। पर एक बात तो तय थी कि इस बार रहना के लिए वर्चस्व से दोबारा मिलना आसान नहीं होगा।